हेलो एवरीवन। आज हमारे लिए पढ़ना है कि जो मेंडेलियन विकार है यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो किस प्रकार के होते हैं और उनके होने का क्या रीज़न है। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो मेंडेलियन विकार या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो एकल जीन यानी कि जो हमारा सिंगल जीन होता है उसमें परिवर्तन के कारण भी हो सकता है और उसी एकल जीन में म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है वो क्या है। तो एक्चुअल में यदि हम मीनिंग देखें कि म्यूटेशन क्या है तो वातावरण के अनुकूलित होने के लिए यानी कि वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति खुद को अडेप्ट करने या खुद को अनुकूल बनाने के लिए हमारे शरीर में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में होते हैं यानी कि अचानक होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन और जो ऐसे परिवर्तन जो आनुवांशिक होते हैं यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसमिटेड होते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे उनके चिल्ड्रंस में जाते हैं। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं इन चेंजेस के लिए हम म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो किसने दिया था तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो म्यूटेशन को शॉर्ट में समझने का है और इसके आगे इसकी हेल्प से हम इन डिसीजेस को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट यदि हम बात करें कि जो मेंडेलियन विकार हैं वो किस टाइप के होते हैं तो अभी बताया कि वो सिंगल जीन में चेंज के कारण भी हो सकते हैं और जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं उन लिंग गुणसूत्र के संख्यात्मक या जो संरचनात्मक यानी कि उनके न्यूमेरल और उनके स्ट्रक्चरल में भी चेंजेस के कारण हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें मेंडेलियन विकार से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं और जो मेंडेलियन विकार होते हैं उनकी वंशानुगति किस प्रकार से होती है तो जो मेंडेलियन विकार है या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इन डिसऑर्डर्स की जो हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस है वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होती है। इसी कारण इसे हम मेंडेलियन विकार या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत सारे टाइप के हैं। मेनली हमारे लिए पढ़ना है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया और थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक डिसीजेस को समझेंगे, उनके सिम्टम्स को जानेंगे और वो किस प्रकार से होती हैं, उनके लिए उत्तरदायी जीन या किस एंजाइम के संश्लेषित ना होने के कारण वो हो रही हैं उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बीमारी है या जो डिसऑर्डर है उसका नाम है थैलेसेमिया। अब ये जो थैलेसेमिया डिसीजेस है इस थैलेसेमिया में आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है उसको कैरी करने का काम कौन करता है। ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है या हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो दो चेन का बना होता है जिसमें फर्स्ट चेन अल्फा होती है, अल्फा चेन, और दूसरी जो है वो होती है बीटा चेन, बीटा चेन। अब जो हमारी थैलेसेमिया होती है इस थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन श्रृंखला जो होती है उस श्रृंखला का निर्माण बाधित होता है और हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एक होती है अल्फा श्रृंखला और दूसरी होती है बीटा श्रृंखला। तो जब बीटा और इसी अल्फा और बीटा यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है या जो हीमोग्लोबिन का अणु है उसकी संरचना के आधार पर या उसमें जो उपस्थित चेन्स हैं, श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं में से कौन सी श्रृंखला का निर्माण बाधित हो रहा है इस आधार पर हमने थैलेसेमिया को दो प्रकार में बांटा है यानी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है हमारा माइनर थैलेसेमिया,
माइनर थैलेसीमिया, और सेकंड हमारा मेजर थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया। अब जो हमारा माइनर थैलेसीमिया है ये बहुत ही नॉर्मल होता है और ये कभी भी हो सकता है। ये जो हमारा माइनर थैलेसीमिया होता है, ये माइनर थैलेसीमिया बीटा श्रृंखला के फॉर्मेशन ना होने के कारण होता है, यानी कि जो हमारा माइनर थैलेसीमिया है उसमें हमारी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन या बीटा श्रृंखला होती है उसका निर्माण बंद हो जाता है, जिस कारण जो हीमोग्लोबिन का अणु है वो अपनी सामान्य संरचना से हट जाता है और उस सामान्य संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये हमारा माइनर थैलेसीमिया है। अब सेकंड यदि हम बात करें मेजर थैलेसीमिया की, तो जो मेजर थैलेसीमिया है वो मेजर थैलेसीमिया अल्फा श्रृंखला, हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल की अल्फा श्रृंखला है उसमें विकृति के कारण होता है, और इसमें मेजर थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की अल्फा चैन होती है वो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब यदि हम बात करें कि ये कब डेंजरस होगा और कब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डेंजरस यानी कि भयानक रूप जब लेता है जब ये जो हीमोग्लोबिन का अणु है वो असामान्य होमोजाइगस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा HB मॉलिक्यूल है और इस HB मॉलिक्यूल में जो A है वो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और जो HBS है वो हमारा असामान्य हीमोग्लोबिन है। ये है नॉर्मल, और जो नॉर्मल है वो सभी के बॉडी में एक सा होता है, लेकिन एबनॉर्मल जो है वो होता है HBS एबनॉर्मल। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो जब आपने देखा कि यहाँ पे जो जीन है वो A है और यहाँ पे जो जीन है वो S है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, यानी विषम युग्मजी हैं, हेट्रोजाइगस। और जब ये हेट्रोजाइगस रहते हैं तो हेट्रोजाइगस होने के कारण ये अप्रभावी को दबा देता है और जो हमारा थैलेसीमिया है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं हो पाता। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल HBS रहता है, यानी कि होमोजाइगस रहता है, होमोजाइगस यानी जब हमारी हीमोग्लोबिन का जो असामान्य अणु है जिसे हमने HBS से दर्शाया है, जब ये HBS अणु होमोजाइगस स्टेज में होता है या समयुग्मजी अवस्था में होता है, तो जो थैलेसीमिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और उस थैलेसीमिया को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब यदि हम बात करें कि हमने थैलेसीमिया पढ़ा कि किस प्रकार से हुआ, कितने टाइप्स का है और इसकी हेरिडिटी कैसे होती है, देन यदि हम बात करें कि थैलेसीमिया को हम जज कैसे करेंगे, तो इसे हम जज करने के लिए कुछ सिम्टम्स की स्टडी करते हैं। उन सिम्टम्स में मेनली जो हमारे सिम्टम्स हैं, फर्स्ट है कि जो हमारी अस्थियाँ यानी कि बोन्स होती हैं वो भंगुर ब्रिटल हो जाती हैं। अस्थियाँ यानी कि बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाती है। यहाँ पे जो ब्रिटल यानी कि भंगुर है उसका मीन्स ये है कि यदि हम हड्डी को ऐसे तोड़ने की कोशिश करें तो वो पूरे इसका पाउडर हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो पावरफुल बोन होती है वो कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं टूट सकती। लेकिन जब थैलेसीमिया हो जाता है तो थैलेसीमिया के कारण हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता ही जब कम हो जाएगी तो जो हीमोग्लोबिन के अणु हैं वो असामान्य हो जाएंगे और जो अस्थियाँ हैं वो भंगुर हो जाएंगी। अब यदि हम बात करें कि हमारे बॉडी के किस पार्ट की अस्थियाँ भंगुर होंगी, तो हमारी मेनली जो फेस है उसकी जो अस्थियाँ हैं वो भंगुर हो जाती हैं। सेकंड जो इसका सिम्टम्स है वो ये है कि इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें बुद्धि का विकास बहुत ही कम हो पाता है और उनमें कई प्रकार की आनुवांशिक विकृतियाँ हो जाती हैं। और जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया से जो व्यक्ति है उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो हमेशा
कमज़ोर ही रहता है। अब यदि हम बात करें कि थैलेसीमिया कैसे हुआ और इसके सिम्टम्स क्या हैं, देन इसके बाद जो हमारा सेकंड मेंडेलियन डिसऑर्डर है या मेंडेलियन विकार है वो है हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया को हम शॉर्ट में PKU कहते हैं, PKU। यदि एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर फिनाइलकेटोन्यूरिया पूछे तो आपको उसका भी आंसर देना है, और यदि PKU पूछे तो आपको ये समझना होगा कि PKU यानी कि हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया है। अब इस फिनाइलकेटोन्यूरिया में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में एक अम्ल बनता है, उस अम्ल का नाम होता है फिनाइलएलिलिन। और ये जो फिनाइलएलिलिन एसिड होता है, इस एसिड को तोड़ने का जो वर्क है, इस एसिड को तोड़ने का वर्क हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम करता है। हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इसे ब्रेक करता है। हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ये हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इस फिनाइलएलिलिन एसिड को तोड़ने का वर्क करता है और इसे तोड़ने के बाद टायरोसिनेज में बदल देता है। टायरोसिनेज। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता, ये एंजाइम किसी भी कारण से नहीं बन पाता, फॉर्मेट नहीं हो पाता, तो इस एंजाइम की कमी से हमारा जो फिनाइलएलिलिन एसिड है वो ब्रेक नहीं हो पाता, और ब्रेक नहीं होने के कारण वो टायरोसिनेज में नहीं बदल पाता, और ये धीरे धीरे जो फिनाइलएलिलिन एसिड होता है वो हमारे ब्लड में जमा होता जाता है, और कभी कभी ये यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता तो फिनाइलएलिलिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्लड में स्टोर हो जाता है, और इसी डिसीजेस को हम फिनाइलकेटोन्यूरिया कहते हैं। और जो फिनाइलकेटोन्यूरिया है, इससे ग्रसित जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, और इससे जो यदि ये जो डिसीजेस है वो हमारे चिल्ड्रंस में होती है तो वो चिल्ड्रन जो है वो कभी भी उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, और वो मेंटली जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, मानसिक विकलांग होते हैं। देन फिनाइलकेटोन्यूरिया, PKU को हमने पढ़ा। अब PKU के बाद एक और डिसीजेस आती है जिसे हम रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। यहाँ पे जो रंजकहीनता या जो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म या रंजकहीनता, इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम होता है, टायरोसिनेज एंजाइम धीरे धीरे कुछ समय बाद एक वर्णक में, एक पिगमेंट में ट्रांसलेटेड हो जाता है। ये जो है एल्बिनिज्म, इस एल्बिनिज्म में जो हमारा टायरोसिनेज एंजाइम है, टायरोसिनेज एंजाइम, ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो डाईहाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाईहाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये टायरोसिनेज जो है वो एक पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पिगमेंट का नाम होता है मिलेलिन। और ये जो मिलेलिन वर्णक है या मिलेलिन पिगमेंट है, ये जो मिलेलिन पिगमेंट होता है ये हमारी स्किन के कलर को निर्धारित करता है, और जो मेलेनिन होता है, इस मेलेनिन वर्णक से हमारी जो त्वचा है वो ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर या किस कलर की होगी ये निर्धारित होता है। लेकिन जब ये मिलेनिन वर्णक नहीं बन पाता
तो जो हमारी बॉडी है वो कलर नहीं हो पाती और इसी के लिए हम रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। तो जो एल्बिनिज्म है वो डाइहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होता है, जिस कारण जो हमारा टायरोसिनेज है वो मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया को पढ़ा, एल्बिनिज्म को पढ़ा और हमने थैलेसेमिया को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार आरक्तता